मेरे मौन रहने से फायदा किसे है आपको पता है ना, उसी सेठ को है और उस प्रोसेस को है। जो न्यूज चैनल के ओनर हैं वो चाहते हैं कि इस पूरे प्रोसेस से निकल जाए, उनको कोई गोदी सेठ ना कहे। वो ये चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप उनकी काली वाली जो शानदार गाड़ी होती है, उनके जूते जो चमक रहे होते हैं और सूट बहुत अच्छा होता है, सूट अच्छा, कपड़ा अच्छा पहनते हैं जितने भी ओनर होते हैं। ये मैंने देखा है, लगता है कि यहां से खरीदते ही नहीं है, सब बाहर से ही लेके आते हैं। तो वो लोग बचना चाहते हैं, अपने सोशल स्टेटस को, अपने एलिट स्टेटस को बचा कर रखना चाहते हैं, लेकिन जो उनका प्रोडक्ट है उससे उस जनता को खत्म कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं ये नाम ले लेता हूं कि जो गोदी मीडिया है और गोदी सेठ है, पहचान लो, अपराधी को अपराधी ही कहना चाहिए, उसको किसी और नाम से नहीं बुलाना चाहिए। तो ये एक जोखिम है, उस मीडिया में रहते हुए बोला, अब बाहर बोलूंगा, बोलता रहूंगा। तो अगर आप इस गोदी मीडिया से नहीं लड़ सकते तो आप किसी लायक नहीं हैं, किसी लायक नहीं है। आप बड़ी लड़ाई का सपना तो छोड़ ही दीजिए, एक टीवी चैनल ही तो ऑफ करने के लिए कह रहा हूं, और क्या कर रहा हूं। इसमें ना आपके कपड़े गंदे होंगे, ना इसमें आपकी थालियां टूटेंगी, ना आप अपने किचन में गिरने वाले हैं। उनका सब्सक्रिप्शन खत्म कर देना है, मत देखिए आप। जो वो चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा ना कि इन नफरती एंकरों को कभी ऑफ एयर नहीं किया गया, तो वो पॉलिटिक्स ही ऑफ एयर हो जाएगी। पूरी पॉलिटिक्स ही उस नफरत पर आधारित है। वो सिर्फ एंकर उसका रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, और उस हेट स्पीच का सिर्फ एंकर रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट भी देखिए कि जो बातें हैं वो जो उनके सामने जो केस है उसी के कॉन्टेक्स्ट में कहेंगे, लेकिन अगर आप उसका इंटरप्रिटेशन कर लें तो उसमें साध्वी प्रज्ञा भी आ जाती है। उन्होंने तो बोल दिया फिर भी कुछ नहीं हुआ। यहां तो एलिगेशन लग रहा है सांसद महोदय पे, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। हो जाएगा, इतना प्रेशर होगा तो अरेस्ट वगैरह हो जाएगा, अंततः जो होना होता है वो नहीं होगा। तो इसलिए लोगों को इस वक्त जो चाहिए वो हल्की लड़ाई अपने लिए तय करें, ताकि लड़ने की प्रैक्टिस करते रहें। अगर आप क्रिकेट में अच्छी गेंद नहीं फेंक सकते तो अपनी बालकनी के पीछे बैडमिंटन तो खेल सकते हैं ना, उसमें तो कोई आपको नहीं जज करेगा कि आप प्रकाश पादुकोण हैं कि नहीं हैं, साइना नेहवाल हैं कि नहीं हैं। तो आप खेल लीजिए, टिकटॉक करते रहिए, आप अपना खेल लीजिए। तो प्रैक्टिस करते रहिए डेमोक्रेटिक सिटीजन होने का, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए बोलता रहता हूँ, ऐसा नहीं है कि और भी लोग हैं बोलने वाले, पर ये बैलेंस क्या होता है। आप नफरत फैला रहे हैं तो नफरत का बैलेंस क्या होता है। नफरत का कोई दो साइड होता है क्या? उसके तो कोई दो साइड नहीं होते हैं, झूठ के तो दो साइड नहीं होते। अब तो सच क्या है इसका भी अधिकार पीआईबी रखना चाहती है। यह खबर चर्चा में है कि जब पीआईबी कह देगी कि यह खबर फेक है तो उसको सारे सोशल मीडिया साइट से हटाने पड़ेंगे। इतने दिनों से मंत्री तक अब बोल रहे हैं कि यूक्रेन में प्राइम मिनिस्टर ने 2 प्रेसिडेंट से बात करके 6 घंटे के लिए युद्ध रुकवा दी। विदेश मंत्रालय ने कहा ऐसी बात नहीं करनी, भी हमारे लिए बेमानी है, हम ऐसी बातों को तवज्जो नहीं देते हैं। तो बात फेक हो गई। लेकिन इस बात के बाद भी कई महीनों के बाद भी मंत्री कह रहे हैं, तो क्या पीआईबी कह देगी कि मंत्री ने जो कहा है वो फेक न्यूज है? नहीं। क्या गोदी मीडिया का कोई एंकर प्रोग्राम कर देगा कि मंत्री ने जो कहा वो फेक न्यूज है? नहीं। तो इसलिए सरकार अपने फेक न्यूज को सच बताकर फैलाने देना चाहती है। अब आपके पास सरकार के भीतर की खबरें नहीं है, सिर्फ इंटरप्रिटेशन बच गया है, एनालिसिस बच गई है, इंफॉर्मेशन नहीं है। इंफॉर्मेशन यही है कि वहां गए, इनसे मिले, ये आ गए, वो चले गए, वहां पर उद्घाटन हुआ। तो जर्नलिस्ट का भी रोल बेसिक खत्म हो गया। इस वक्त जर्नलिस्ट के पास बहुत आराम है, लेकिन काम ही नहीं है, क्योंकि काम जब करेगा अपना पत्रकार वाला तो बवाल मच जाएगा। अच्छा, समय हो गया। तो समय हो गया है। हम 2 सवाल ले सकते हैं, लेकिन कोई भी टिप्पणी नहीं करनी है। हाँ प्लीज, और तारीफ बिल्कुल नहीं करनी है। हाँ। 2 अच्छे सवाल। रवीश ने कहा कि अंतर्विरोध उनके अंदर भी हैं, तो हाँ। रवीश के अंतर्विरोधों पर कोई अगर सवाल है आपके मन में तो केवल सवाल पूछिएगा। ऐसा सवाल पूछिए जिसमें बृजभूषण सिंह का नाम न लेना पड़े।
हाँ, चुनेंगे अंतर्विरोध कैसे? वाला दो सवाल यहाँ है, जरा पूछ लीजिए। मुश्किल है, चुनेंगे कैसे? अच्छा, जो पहले पूछ लीजिए फिर नहीं, इन्होंने कहा है कि इनके पास अंतर्विरोध का सवाल है। पूछ लीजिए। मैं बोलूं? ये आप खुद से लाइव भी कर रहे हैं क्या साथ साथ? नमस्कार सभी को। सर, मेरा प्रश्न सिर्फ साधारण सा प्रश्न है। आपके अनुसार डर की परिभाषा क्या है? मेरी टीचर ने कहा था, नो क्वेश्चन इज ए सिली क्वेश्चन। तो कोई क्वेश्चन साधारण नहीं होता है। ये डर से उबरने के 10 कारण क्या हैं, डर की परिभाषा क्या है, ये सब किताबें बाबा रामदेव ही लिख सकते हैं। बहुत मुश्किल है। मेरा डर अलग है, आपका डर अलग है। आपकी चिंताएं अलग कारणों से बनती हैं, मेरी चिंताएं अलग कारणों से बनती हैं, लेकिन फिर भी हम एक समय में हैं, तो आपकी चिंताएं मेरी चिंताएं कहीं जाकर जुड़ती हैं। तो अगर हम उस डर को समझें, तो जो सार्वजनिक रूप से जिसकी वजह से आप प्रभावित हैं, हम प्रभावित हैं, तो वो हम दूर कर पाएंगे। लेकिन जो आपकी व्यक्तिगत चिंताएं हैं, जो आपकी जिंदगी का हिस्सा हैं, वो उससे आपको लड़ना पड़ेगा। वहां आपकी लड़ाई बिल्कुल अकेले की लड़ाई हो जाती है। लेकिन जो सार्वजनिक चिंताएं हैं, जिसको लेकर कोई बोल नहीं रहा है, वहां हमारी और आपकी लड़ाई साझे की हो जाती है। तो जब तक हम और आप उस डर को नहीं समझेंगे, हम उस वक्त उस डर की परिभाषा को तय नहीं कर पाएंगे। तो जो परिभाषाएं हैं उस समय की होती हैं, उस संदर्भ की होती हैं, व्यापक रूप से नहीं हो सकती हैं। होती होंगी, जो मनोचिकित्सक होते हैं, मनोवैज्ञानिक होते हैं, उनकी किताब में होती होंगी। लेकिन हमारे आपके बीच में हाथ पकड़कर जब हम चलते हैं, तब पता चलता है कि कितना डरते हैं और कितना चलते हैं। फरवरी का महीना है। रवि जी, जब आप एनडीटीवी में थे तो आप कहते थे मेरा जो प्राइम टाइम है 0 टीआरपी वाला, वो गौरव करते थे आप 0 टीआरपी। लेकिन अभी आप सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए कहते हैं। तो ये अंतर हाँ, कहना पड़ता है, क्योंकि आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। लेकिन वो आपने ये नहीं पूछा कि आप 0 टीआरपी क्यों कहते हैं। उसकी भी कहानी है। कोई नहीं कहता कि मेरी दुकान चल नहीं रही है। जैसे बड़े सेठ ने कहा ना कि जो क्रेडिबल मीडिया बनाने के लिए कॉस्ट नेग्लिजिबल है, तो उनके लिए तो बहुत पैसा है, तो वो चवन्नी के बराबर का खर्चा है। पर आप उस कार्यक्रम को नहीं पहुंचने देने के लिए लोगों तक जो तरीके आजमाए गए, उन तरीकों पर आधिकारिक रूप से तो उस चैनल को बोलना था, ठीक है। केबल से गायब कर देना, जब मेरा टेलीकास्ट हो रहा है आवाज़ गायब कर देना, तस्वीरें गायब कर देना, बहुत राज्यों में अलग अलग बिजनेस के जायज़ कारणों को बताकर केबल से गायब कर देना, किसी राज्य में चुनाव होने वाले हैं पूरा वहाँ गायब कर देना, तो नहीं पहुँचने देने को मैं उसको कहता था कि 0 टीआरपी है। लेकिन तब भी लोग देखा करते थे, ऐसी बात नहीं है। ये मैं ज़रूर कह रहा हूँ क्योंकि ये मेरे सामने एक चुनौती थी कि मैं कहूँ या ना कहूँ। लेकिन एक फेसबुक पर आने के बाद ऐसा लग रहा था कि जो लोग मेरे साथ हैं उन तक ये बात नहीं पहुंच रही है कि और भी लोग मेरे साथ हैं। और अब ये लड़ाई ज़्यादा पब्लिक की हो गई है, मेरी भी है। तो उस रिवायत के हिसाब से बोला, लेकिन टीआरपी के लिए नहीं बोला कि यही मैं करूंगा तो इतना नंबर आएगा और यही मैं करूंगा तो इतना नंबर आएगा। वो 40 लाख सब्सक्राइबर हैं, लेकिन उन्होंने 40 लाख ने सब नहीं देखे हैं। तो उसके अगर आप प्रोपोर्शन के हिसाब से देखेंगे तो टीआरपी बहुत कम है। वहां से एक स्टूडेंट सवाल पूछना चाह रहे हैं, प्लीज उनको माइक दीजिए। गुड मॉर्निंग सर, माय क्वेश्चन इज थैंक यू। आपकी टाई अच्छी है। थैंक यू सर। What gives you the conviction to question the people in power and to continue to promote and encourage the truth? ये धीरे धीरे आता है, ऐसा नहीं है कि रोज ही रहता है। किसी दिन बिल्कुल नहीं रहता है, किसी दिन हिम्मत नहीं होती है तो हम छोड़ भी देते हैं। फिर अगले दिन आपने ऐसे जो मकड़ी की तरह चढ़ना शुरू करते हैं दीवार पर, फिर जाले बनाना शुरू करता हूँ, फिर देखता हूँ। कई बार चीज़ें छोड़ भी देता हूँ कि इतना आघात, इम्पैक्ट ज़्यादा होता है शरीर पे, और आप अकेले ये सब कर रहे होते हैं। जब आप काम कर रहे होते हैं तो वहाँ इतने लोग नहीं होते हैं, ये सारे लोग काल्पनिक रूप से मौजूद होते हैं। मुझे पता नहीं कि आप अपनी ज़िंदगी में शायद जिस वक्त मैं डर रहा हूँ कि ये स्टोरी मैं करूँ कि नहीं करूँ, जाऊँ कि नहीं जाऊँ वहाँ तक, और उसको बोलूँ कि नहीं बोलूँ, लेकिन इस क्रम में एक बदलाव होता है। जो बात कहने से मैं रह गया चर्चा में, कि मैं बहुत घबराया हुआ आप लोगों की तरह इन्हीं सब सवालों से परेशान होने वाला, जो मुझे पहले जानते थे, उन्हें बहुत हैरानी होती है कि ये कैसे बोल रहा है।
तो बहुत डरा करता था, मैं सड़क पार करने में डरा करता था। तो एक दिन मैं सड़क के किनारे खड़ा था, तो मेरी क्लासमेट थी, बोली बस बहुत दूर है। मैंने कहा नहीं, सब गुजर जाएगी तब मैं जाऊंगा। तो वो मेरा हाथ पकड़ती है और उस दिन मुझे लेकर दौड़ जाती है। कॉलेज के दिनों की बात है। तो वो कोई सिनेमा का सीन नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी में, हम अपनी ज़िंदगी में हैं, लेकिन वो मुझे उस डर से बाहर निकाल ले जाती है। तो ऐसे बहुत सारे क्षण आते हैं। लिखने से मुझे बहुत बदलाव आया। जैसे जैसे लिखता हूँ मेरे भीतर का डर कम होते जाता है, जैसे जैसे बोलता हूँ वो डर और कम होता जाता है। जब बोलने की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है फिर वो बढ़ने लगता है। तो इसलिए अगले दिन उठते ही मैं लिखना शुरू कर देता हूँ। तो आप लिखना शुरू कीजिए। जब आप लिखते हैं उस वक्त आप खुद से बोल रहे होते हैं, उसके सामने दर्शक नहीं होते, आप होते हैं, तो वो आपका सामना होता है। तो आप जितना ज़्यादा खुद को फेस करेंगे उतना ज़्यादा आप खुद से लड़ेंगे। जय हिंद।